अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसका फर्स्ट पार्ट है। मैं क्वेश्चन नंबर पहले 4 रीड करता हूँ, उसके बाद इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल्स व्हेन मेजर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो आपको एक बात कंफर्म कर दी गई है कि जो भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी उसके अंदर जो बी एंगल होगा, जो बी वर्टेक्स होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो जब आपको एक 90 डिग्री का एंगल दिया गया, इसका मतलब हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया। आपको सी एंगल जो है वो दिया गया 60 डिग्री का और बी एंगल आपको 90 डिग्री का दिया गया और एक साइड दी गई है जो कि सी इज इक्वल 3√3 सेंटीमीटर। तो ये बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको एंगल सी दिया गया 60 डिग्री का और एक साइड दी गई है, साइड ऑफ अ ट्रायंगल सी इज इक्वल 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा जी, ये मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाई। इसमें बी एंगल मेरे पास 90 डिग्री का है और मैंने इस वर्टेक्स को बच्चों ए का नाम दिया, इसको मैंने बी का नाम दिया, इस वर्टेक्स को मैंने सी का नाम दिया। अच्छा, अब देखें जो बी एंगल है बच्चों वो आपके पास 90 डिग्री का है और बाकी जो एंगल सी है वो आपको दिया गया है, वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, वो जो एंगल सी है वो आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और एंगल ए हमने करना है फाइंड। एंगल ए हम फाइंड करेंगे तो बहुत ही आसान काम है। ये देखें, आपने सबसे पहले ना दो एंगल दिए गए हैं, तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो आप सबसे पहला एक काम कर लें कि आप जो थर्ड वाला एंगल है ना वो फाइंड कर लें। तो जैसे आप लास्ट वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने काम किया था, जो थर्ड एंगल फाइंड करने के लिए हमने एक रिजल्ट यूज किया था, तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए रिजल्ट यूज किया था, वो कुछ इस तरह से था कि हमने एक ये वाला एंगल सी लिया, ये एंगल सी और एंगल ए, ठीक है, दोनों को कर लिया प्लस और इक्वल ले लिया 90 डिग्री के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री के। ये आपके पास आ गया एक रिजल्ट तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए। तो हमने मेजर एंगल, चले आप पहले अगर यहाँ पे कुछ ये एक हेडिंग दे लें, आप यहाँ पे आप लिखें ट्राई एंगल, आप इस तरह से लिख लें ट्राई एंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर हमने ये दो एंगल्स का सम लिया इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा बच्चों, मेजर एंगल ए आपका वैसे ही रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और मेजर एंगल सी आपको दिया हुआ है 60 डिग्री की इक्वल, तो ये आपके पास आएगा 90 के। अच्छा जी, मेजर एंगल ए वैसे ही लिखो और इस 60 को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, जब राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आप क्या करोगे 90 में से इस 60 को कर दोगे माइनस, क्योंकि 60 इधर प्लस हो रहा था, उधर जाकर राइट साइड पे जब जाएगा तो आप इसको कर दोगे माइनस। तो बच्चों 90 माइनस 60 ये आपके पास आएगा 30 डिग्री के। ठीक है जी, ये आपके पास आया 30 डिग्री के। तो ये आपके पास एक जो थर्ड वाला एंगल है वो हो गया फाइंड। ये आपका एक काम तो हो गया। तो आपने एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स फाइंड करने थे, वो आपके तीनों एंगल्स कंप्लीट हो गए। अब हम इसकी करते हैं तीनों साइड्स मुकम्मल करते हैं सॉल्व, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं तीनों साइड्स की सॉल्व। तो जिसमें से एक साइड बच्चों आपको दी गई है वो है c इज इक्वल 3√3 सेंटीमीटर। अच्छा, ये बच्चों c वर्टेक्स था, तो c वर्टेक्स के सामने वाली जो साइड होगी वो स्मॉल सी, और ये जो आपके पास लिखा हुआ है a, ये जो a लिखा हुआ है इसके ऑपोजिट साइड जो है उसको हम स्मॉल a का नाम दे देते हैं, और ये जो b लिखा हुआ है b के ऑपोजिट साइड जो है जिसको हम हाइपोटेनियस का नाम देंगे उसको मैंने b का नाम स्मॉल b का नाम दे दिया। ठीक है, हमने लेंथ का नाम दे दिया ए बी। अब हमें बच्चों a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंपल a जो आपके पास लिखा हुआ है और b जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो जब राइट एंगल ट्रायंगल होती है तो 90 का एंगल ये बी वर्टेक्स पे है, तो उसका जो ऑपोजिट साइड होगी 90 एंगल की जो ऑपोजिट साइड होगी वो तो आपके पास होगा हाइपोटेनियस। ठीक है जी, ये आपने इसको कह दिया हाइपोटेनियस। और बच्चों जहाँ पे एंगल हम यूज कर रहे होते हैं तो हम एंगल 60 यूज करेंगे। एंगल 60 को यूज करते हुए आपके पास जो परपेंडिकुलर होगा वो आपके पास ये परपेंडिकुलर बनेगा। परपेंडिकुलर आपके पास बन जाएगा 3√3। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आप देखें नेक्स्ट जो आपके पास बेस बनेगी यहाँ पे, ये आपके पास जो बाकी साइड बचेगी उसको आप बेस का नाम दे सकते हैं। अच्छा, अब आपने बच्चों क्या करना है, बी और ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है।
जो कि हाइपोटेनियस और बेस होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक रिजल्ट जो कि कुछ इस तरह से होगा। मैं यहाँ पे दोबारा से लिखता हूँ। अब अच्छा, अब एक चीज जरा नोट करें। अब आपको जो यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया गया, ठीक है, मतलब आपके पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, और अब आपने कौन सी रेशियो यूज करनी है जिसमें परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होगा। मतलब परपेंडिकुलर को यूज करते हुए हम दूसरी एक साइड फाइंड करेंगे, फिर जो दूसरी साइड आएगी उसको यूज करते हुए तीसरी साइड फाइंड करेंगे। अब परपेंडिकुलर किस किस के अंदर है? एक तो परपेंडिकुलर साइन की रेशियो के अंदर है, और एक परपेंडिकुलर टेन की रेशियो के अंदर है। इसका मतलब बच्चों, आप एक या तो साइन यूज कर सकते हैं या आप टेन यूज कर सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई भी एक साइड यूज कर सकते हो, मतलब कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो। तो मैंने चूज की टेन वाली, ठीक है जी। चले, मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों के टेन 60 डिग्री, ठीक है, ये मैंने लिखा tan 60 डिग्री। और बच्चों tan जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर आपके पास बच्चों बनता है c, और बेस आपके पास बन रही है a की इक्वल, ठीक है जी। ये हमने लिख लिया। और बेसिकली c की वैल्यू आपको दी गई है, उसकी वैल्यू आप पुट कर लें 3 ओवर a आपका वैसे ही रहेगा क्योंकि a की वैल्यू हमने करनी है फाइंड। तो बच्चों tan 60 बताओ जरा क्या होता है। tan 60 वो टेबल से बताएंगे, जो टेबल हमने 6.4 के अंदर भी यूज किया, 6.5 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के अंदर भी यूज किया। तो मुझे बताओ कि tan 60 किसके इक्वल होगा। tan 60 की वैल्यू बच्चों आपके पास होगी √3, ठीक है जी। और इधर आपके पास √3 ओवर a वैसे ही रहेगा। अच्छा बच्चों, आपने क्या करना है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो √3 है वो इधर हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आएगा a की जगह पे लिखा जाएगा, तो मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा a आपका चला जाएगा लेफ्ट साइड पे, और 3 आपका वैसे ही रहेगा, और √3 इधर आके हो जाएगा डिवाइड। तो बच्चों ये √3 और √3 मुकम्मल आपके पास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास एक साइड फाइंड होगी। अब बाकी हमारे पास रहेगी सिर्फ और सिर्फ एक साइड, जो कि आपके सामने है। मतलब a भी फाइंड हो गया, बेस जिसको बोला वो भी फाइंड हो गया, और आपके पास अब क्या बचा, b फाइंड करना, जो कि हाइपोटेनियस है। अच्छा बच्चों, अब ये भी आपका केस हो गया सॉल्व। अब आप एक काम करें, आपने वो वाली चीज वो वाली रेशियो यूज करनी है जिसके अंदर हाइपोटेनियस आता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस किस किस के अंदर आता है, क्योंकि हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब ये वाली साइड अब हमने फाइंड करनी है जो कि b है। तो b का मतलब है हाइपोटेनियस, तो b का मतलब है हाइपोटेनियस, और जो हाइपोटेनियस है वो कौन सी रेशियो में आता है, वो आता है एक साइन की रेशियो में, एक आता है कोस की रेशियो में। तो हम आपकी मर्जी है, आप इसमें से कोई भी रेशियो यूज कर सकते हो, साइन भी यूज कर सकते हो और कॉस भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैंने यूज करी साइन वाली, ये लो जो मैंने यहाँ पे लिखा साइन, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग बच्चों आपने लिखा साइन 60 डिग्री। तो साइन की रेशियो होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बच्चों आपके पास है 3 ओवर हाइपोटेनियस आपके पास है b। तो b की वैल्यू आपने करनी है फाइन। तो बच्चों साइन 60 डिग्री जो होता है वो आपके पास होगा √3/2, और इधर आपके पास √3 वैसे ही रहेगा, और √3 और ये b वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप यहाँ पे इसकी आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों जो b होगा वो मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, ठीक है जी। और ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा 2 × 3 के साथ, ठीक है जी। अब हमें बच्चों b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो b इधर बच जाएगा, और ये जो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है √3, ये दूसरी साइड पे जब जाएगा, राइट साइड पे जाएगा, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलें एक काम करते हैं, ये जो 2 × 3 है ना, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6। तो ये आपके पास आएगा √3 ओवर √3 आ जाएगा, क्योंकि ये जो √3 डिवाइड हुआ वो इधर से b का कोफिशिएंट था, इधर आके हो गया डिवाइड।
तो बच्चों ये स्क्वायर रूट ऑफ थ्री के साथ कट कर दो, तो पीछे आपके पास जो बच्चों बी की वैल्यू बचेगी वो बचेगी 6, तो आप इस साथ लिख दोगे 6 सेंटीमीटर। तो ये बच्चे आपके पास क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपका हो गया कंप्लीट। अच्छा बच्चों नेक्स्ट चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा बच्चों ये आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इसमें आपको बताया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपके सामने ये है कि जो मेजर एंगल सी होगा बच्चों वो आपको दिया गया है 45 के इक्वल। ये लो जी मैंने यहाँ लिख दिया मेजर एंगल सी इज इक्वल 45 डिग्री। और एंगल जो बी है वो तो कंफर्म बात है, आपको 90 डिग्री का ही दिया गया था। इसका मतलब एंगल बी भी हमारे पास मौजूद है, एंगल सी भी हमें दिया गया था, और एंगल ए हमने क्या करना है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम वही कर लो, आपने तीसरा एंगल फाइंड करना है, थर्ड एंगल फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे वही रिजल्ट यूज कर लो, आप यहाँ पे लिख लो ट्रायंगल ए बी सी, और हमने यहाँ पे एंगल बी और एंगल सी को यूज करना है। एंगल बी और एंगल सी का बच्चों हमने लेना है प्लस और इक्वल लिख देना है 90 डिग्री के। तो मैंने लिखा यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है जी, ये लो मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अच्छा जी अब आपने क्या करना है बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब मेजर एंगल ए फाइंड करना है, और मेजर एंगल जो सी है वो आपको दिया हुआ है 45 डिग्री के, और 90 डिग्री आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। और अब आपने दोबारा से मेजर एंगल ए इधर रखा, और 45 को जब हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन हो जाएगा चेंज, उसका साइन चेंज हुआ तो 90 माइनस 45 आपके पास आएगा 45। ठीक है जी, ये बच्चों आपके पास आ गया इसका थर्ड वाला मतलब एंगल आ गया। तो आपके पास एक ट्रायंगल के तीनों एंगल जो हैं 3 एंगल्स हो गए कंप्लीट। ठीक है, आप लिखना चाहते हैं यहाँ पे 45 तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई इशू नहीं। अच्छा जी अब देखो नेक्स्ट आपको बच्चों एक साइड दी गई है, वो आपको ए दिया गया, ए इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब ए हमारा क्या कौन सा है, बी कौन सा है। अब ये बच्चों आपके पास ए वर्टेक्स ये ऊपर लिखा हुआ है, तो ए के जो अपोजिट साइड होगी ये ए है, ए की ये वाली साइड, ठीक है अपोजिट साइड, उसके बिल्कुल सामने वाली साइड जहाँ पे ए वर्टेक्स होगा उसको बच्चों हम नाम देंगे स्मॉल ए का। और ये सी है तो सी की बिल्कुल सामने वाली साइड को क्या होगी, ये स्मॉल सी होगा, तो इसको हमने दिया स्मॉल सी का नाम, ये लो स्मॉल सी। और ये बी है तो बी की जो अपोजिट साइड होगी बी वर्टेक्स की उसको हम स्मॉल बी का नाम देंगे। अच्छा जी अब यहां तक क्लियर होगी बात। अब दूसरे लफ्जों में हमने अब क्या करना है, हमें वैल्यू दी गई है ए की, तो ए आपके पास यहाँ पे मतलब कि लाइक एज अ बेस बन रहा है। ठीक है, ये बेस की वैल्यू है, जो साइड आपके पास एक साइड बेस होती है, एक परपेंडिकुलर एक हाइपोटेन्यूस, तो आपने उनको नाम दे दिया। ठीक है जी अब 90 डिग्री बी है तो बी के ऑपोजिट साइड होगी तो ये आपके पास हाइपोटेनियस, और एंगल 5 हम यूज करेंगे जो कि सी हमें दिया गया था, इसकी जो अपोजिट साइड बच्चों वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एंगल डिसाइड करता है परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, क्योंकि हाइपोटेनियस तो फिक्स होता है। तो अब बाकी जो साइड बचेगी उसको हम नाम देंगे बेस का। अच्छा जो मेरे पास हाइपोटेनियस है और जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसको मैं जरा एक दफा अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि हमें याद रहेगा। ये लो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है। ठीक है जी, अच्छा बच्चों अब देखो आपको एक साइड दी गई है बेस, बेस दिया गया ए इज इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब हमने इन तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इनमें से वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है जिसके अंदर बेस होगी, मतलब बेस वाली साइड होगी। एक तो वो बच्चों आपके पास कोज है जिसके अंदर कोज इक्वल होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और एक है टेन, टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से हम कोई भी एक रेशियो यूज करके जिसके अंदर बेस मौजूद होगी उसको यूज करके हम दूसरी साइड फाइंड कर लेंगे। तो चलो आप लोग ये इस तरह से देखें कि ये बेस है। ठीक है जी, चले मैंने यहाँ से साइड एक यूज की, ट्रिग्नोमेट्रिक जो यूज की है ना मैंने,
वो मैंने बच्चों सबसे पहले ले ली यहाँ पे 10 की, ठीक है जी। चलो ये 10 की यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, ये लो मैंने बच्चों लिखा यहाँ पे, आप लिख लो 10, या आप यहाँ पे पहले लिख लो यूजिंग बच्चों 10, जो 10 है 1045 डिग्री इज इक्वल बच्चों 10 की जो रेशियो होती है वो इक्वल होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मुझे बताओ कि जो परपेंडिकुलर है वो क्या होगा। परपेंडिकुलर की वैल्यू बच्चों आपको दी गई है c, और जो आपके पास बेस है वो आपके पास a की इक्वल है, मतलब कि वो आपको 8 दिया गया है, ठीक है जी। वैसे तो आप यहाँ पे a लिखना चाहते हो तो a लिख लो। अगले स्टेप में मतलब कि नेक्स्ट स्टेप में आप एक ही जगह पे बच्चों आप लिख लो 8। बात एक ही है, कोई मसला नहीं है। अच्छा 1045 1 के इक्वल होता है, और c वैसे ही रहेगा, 8 भी वैसे ही रहेगा। ये एंड वाली वैल्यू लेनी होती है ना, बाद में फर्स्ट और एंड वाली वैल्यू लेनी होती है, दरमियान वाली खत्म हो जाती होती है। अच्छा बच्चों अब आप देखें, आपने c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल सी, उधर सी बच जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर इज इक्वल सी, क्योंकि आपने यूनिट लाजमी लिखना होता है साथ। तो सी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 8 सेंटीमीटर। ये लो मैंने 8 के सामने लिख दिया, सी के सामने लिख दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये 8 आ गया सी की वैल्यू। अच्छा जी, अब बच्चों हमारी एक वैल्यू रह गई, वो है हाइपोटेनियस फाइंड करना है। हाइपोटेनियस का मतलब बच्चों आपने बी फाइंड करना है। हाइपोटेनियस का मतलब बच्चों आपने बी फाइंड करना है। तो जब बी फाइंड करेंगे मतलब हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, तो हाइपोटेनियस कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है। जो हाइपोटेनियस है वो साइन के अंदर आता है, और हाइपोटेनियस कोस के अंदर आता है, मतलब कोस के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर आता है, तो वो हम यूज करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे चलो कोस की रेशियो यूज कर सकते हैं। वैसे तो आप साइन भी यूज कर सकते थे, लेकिन आप क्या करें, आप कोस की यूज कर लें, कोस की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लो। ये लो साइन के हिसाब से भी ठीक है, कोस के हिसाब से भी ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिखी हेडिंग दे दी यूजिंग बच्चों। यूज आपने क्या किया, यूज आपने किया कोस, आप लिख लो कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री। कोस की रेशियो होती है बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बच्चों बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास a की इक्वल है, और हाइपोटेनियस आपके पास b के इक्वल है, ठीक है जी, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 8 आपके पास है 8 सेंटीमीटर, और b की वैल्यू हमने करनी है फाइंड, तो b वैसे ही रहेगा। अच्छा अब आप बच्चों ये देखो cos 60 की वैल्यू देखेंगे। cos 60 की वैल्यू आपके पास होगी, सॉरी cos 45 आएगी ना यहाँ पे बच्चों, 45 है एंगल, तो हम 45 यूज करेंगे। मैंने 60 लिख दिया, मेरे दिमाग में पिछला क्वेश्चन ही चल रहा है। अच्छा ये आपने cos लिया 45। अब cos 45 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है, इज इक्वल 8 ओवर b। अच्छा जी, अब आप बच्चों यहाँ पे इस तरह कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। तो जब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो b को आपने किया 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो आएगा b, और 8 को आपने मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, या अंडर रूट 2 के साथ। अंडर रूट 2 वैसे ही रहेगा, और साथ हम लिख देंगे सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, बी वाली जो साइड है मतलब हाइपोटेनियस का आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। अच्छा बच्चों ये आपके पास इसका थर्ड पार्ट है। इसमें आपको ना दो साइड दी गई है, ट्राइंगल की दो साइड्स दी गई हैं। एक बच्चों आपको साइड दी गई है a इज इक्वल 12 सेंटीमीटर, और एक आपको साइड दी गई है c इज इक्वल 6 सेंटीमीटर। ये मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है, और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखें आपको एक जो बी एंगल है, जो बी वर्टेक्स है, जो बी पॉइंट है, वो 90 डिग्री का दिया गया, और वो मैंने 90 डिग्री बना दिया। ये जो छोटा सा बॉक्स बना होता है स्क्वायर बॉक्स, ये 90 को शो करता है, ठीक है जी। अब आपको पता है कि जब आपको दो साइड्स दी गई हैं, चले मैं सबसे पहले इनको साइड्स का नाम देता हूँ। अब ए कौन सी साइड है, तो ये बच्चों जो ए वर्टेक्स है, जिसको हमने ए वर्टेक्स का नाम दिया, उसकी बिल्कुल ऑपोजिट साइड जो है, सामने वाली साइड, वो हमारे पास ए होगी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा ए, और ये ए आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर के इक्वल, तो मैं यहाँ लिखूंगा 12 सेंटीमीटर।
उसके बाद बच्चों सी आपको एक साइड दी गई है जो कि आपको दी गई है 6 सेंटीमीटर की, तो ये सी वर्टेक्स है। तो सी की जो ऑपोजिट साइड होगी उसको हम बोलते हैं सी, स्मॉल सी का मतलब साइड, और ये आपके पास आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया, ठीक है जी। ये आपने ए और सी की जो आपको दो साइड्स दी गई थी, तो आपने उसको इस तरह से लिखा। अब आप देखें नेक्स्ट, अब आप देखें आपको जो थर्ड वाली साइड है मतलब बी साइड, ये जो बी वर्टेक्स है इसके सामने वाली जो साइड होगी बच्चों वो स्मॉल सी होगा, सॉरी स्मॉल बी होगा। ये हमने वैल्यू करनी है फाइंड सबसे पहले। अब जब आपको दो साइड्स दी गई हैं, थर्ड वाली साइड आपने फाइंड करनी है, तो बच्चों आपने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल नहीं दिया गया, ना आपके पास एंगल सी है और ना ही आपके पास एंगल ए है। तो आपने जस्ट क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए आपने थर्ड वाली साइड सबसे पहले फाइंड कर लेनी है, ठीक है। तो जब हम थर्ड वाली साइड फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमने लिखा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हुए, और एक और भी इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको हाइपोटेन्यूज का पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का पता होना चाहिए। कि एक बात तो कंफर्म है, जहां पे 90 का एंगल बन रहा होता है तो बच्चों उसकी जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है, उसके जो सामने वाले, जब उसकी जो ऑपोजिट साइड होती है वो आपके पास होता है हाइपोटेनियस। सबसे पहले बात हाइपोटेनियस हो गया। उसके बाद बच्चों परपेंडिकुलर और जो बेस है ना, आप किसी भी एक साइड को बेस का नाम दे सकते हो, किसी भी एक साइड को आप परपेंडिकुलर का नाम दे सकते हो। ये फिक्स नहीं है, फिक्स तब होंगी परपेंडिकुलर और बेस तब डिसाइड होता है जब हमारे पास एक सिलेक्टेड एंगल होता है। तो ना तो आपके पास सी वाला एंगल है, ना आपके पास ए वाला एंगल है, तो हम इसको हम पी का नाम दे देते हैं, और जो ये वाली साइड है उसको हमने नाम दे दिया बी का, मतलब बेस का। अब बच्चों जो आपके पास हाइपोटेनियस है और जो परपेंडिकुलर है और जो बेस है उसको मैंने हाईलाइट कर दिया ताकि मिक्स ना हो। अच्छा जी, अब देखो हाइपोटेनियस आपने फाइंड करना है, हाइपोटेनियस का मतलब है बी, ठीक है जी। ये बी आपका वैसे ही रहेगा, और परपेंडिकुलर का मतलब है 6। वैसे तो सी है उसका मतलब, लेकिन आप उसको 6 लिखेंगे क्योंकि उसकी वैल्यू 6 के इक्वल है। अच्छा भाई, बेस, बेस का मतलब है ए, और ए की जो वैल्यू है वो आपको देगी है 12 के इक्वल। अच्छा, बी आपने फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर वैसे ही रहेगा, और 6 का स्क्वायर बच्चों आपके पास आएगा 36, और 12 का स्क्वायर आएगा 144, मतलब 144। अच्छा जी, इन दोनों को बच्चों आप ऐड कर लो, 36 और 144 को जब आपने किया ऐड तो आपके पास आएगा 180, ठीक है। अब आपने 180 का स्क्वायर रूट करना है, आप यहाँ पे लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि बच्चों आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये स्क्वायर खत्म करना है। आप यहाँ पे लिख लें टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अच्छा जी, आपने जब स्क्वायर रूट किया तो ये आपके पास वैसे ही आएगा, और इधर 180 का स्क्वायर रूट भी वैसे ही आ गया। अच्छा बच्चों, आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ कट करेंगे तो इधर बच जाएगा बी, और दूसरी साइड पे देखें आपके पास है 180। अब बच्चों 180 जो है ना, आपके पास अगर अच्छे वाला कैलकुलेटर है, मतलब जिसके अंदर अगर आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 180 करेंगे तो डेसिमल पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, वो वाला कैलकुलेटर, मतलब थोड़ा अच्छे वाला कैलकुलेटर, तो आपको वैल्यू मिलेगी इसकी 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी इसकी थर्ड वाली साइड। अगर आपने मजीद इस चीज को देखना है तो आप इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हो, ये जो 180 है इसको आपने लिखा 36 मल्टीप्लाई 5, 36 मल्टीप्लाई 5। तो 36 मल्टीप्लाई 5 का मतलब ये है, आपने 36 का स्क्वायर रूट जब अलग किया, मतलब सेपरेट किया, और 5 का स्क्वायर रूट सेपरेट किया, तो 36 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 6, और 5 का स्क्वायर रूट वैसे ही आ जाएगा। तो मतलब यही, ये वाला आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर कैलकुलेटर है तो आपने क्या करना है, डायरेक्ट उसको सॉल्व करेंगे तो 6 अंडर रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब आप देखो, आपको ना आपके पास 3 साइड्स होगी कंप्लीट। जो बी साइड है वो मैं अगर यहाँ पे शो कर दूं, वो मेरे पास है 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। वो आपके पास आ गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये तीनों साइड्स हमारी होगी कंप्लीट।
अब हमने इसके ना दो एंगल जो रिमेनिंग एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं। एक एंगल सी है और एक एंगल ए है। तो चलें हम पहले एंगल सी फाइंड करते हैं। ठीक है, एंगल सी फाइंड करने के लिए वैसे तो आप एंगल ए भी पहले फाइंड कर सकते हो, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो चलें मैं अगर एंगल ए फाइंड करता हूं तो लिखा हुआ है मेरे पास, ये देखें, अगर चलें मैं अगर फिर एंगल अगर ए डिसाइड करता हूं, मेरे पास अगर एंगल ए है, ये मेरे पास है एंगल ए। अब जब हम एंगल डिसाइड कर लेते हैं तो मैंने क्या फाइंड करना है, एंगल ए बच्चों फाइंड करना है। तो जो फिर एंगल हम फाइंड करेंगे ना, उस एंगल के हिसाब से हमारा परपेंडिकुलर और जो बेस है वो डिसाइड होगा। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो आएगा ए। अब हमारे पास जो परपेंडिकुलर होगा ए, अगर हम एंगल ए फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास जो बेस की वैल्यू होगी वो आपके पास होगी 6। तो ये मेरे पास आ जाएगा बेस। अच्छा, tan की रेशो यूज करते हैं। तो बच्चों tan की रेशो जब यूज करेंगे, ये लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यूजिंग tan। ठीक, आप कोई भी रेशो यूज कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी रेशो यूज कर सकते हैं, लेकिन tan का ये होगा कि tan की रेशो होती है tan मेजर एंगल ए। ठीक है, आपने ए पे यूज करना है ना, ए एंगल फाइंड करना है ए। तो ए एंगल tan के हिसाब से हम लेंगे तो tan का फार्मूला होता है tan का परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो बच्चों परपेंडिकुलर आपका बनेगा ए और बेस आपके पास बनेगी सी। ठीक है, और ए की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पे 12। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दी गई है 12, ये ए है आपके पास और ये आपके पास है सी। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये आपके पास आ जाएगा 12/6। ठीक है जी। तो अब आप इसकी कर दो कटिंग, 6 1 6 2 12। तो आपके पास ये वाली वैल्यू आएगी 2 के इक्वल। चले मैं यहाँ पे लिखूंगा, नीचे लिख देता हूँ। बच्चों आपने क्या करना है, इस tan को उस साइड पे लेके जाना है। तो जब आप एक्चुअली एंगल ए आपने फाइंड करना है ना, एंगल ए, तो फिर tan जो है उसको हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो इसका इनवर्स बन जाएगा। जब tan दूसरी साइड पे जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। आप इस तरह से लिखोगे और यहाँ पे आएगा 2। ठीक है जी। अब आप देखें, मेजर एंगल ए इज इक्वल tan इनवर्स ऑफ 2। tan इनवर्स ऑफ 2 का मतलब ये है कि बच्चे आपने जब कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो आपने पहले शिफ्ट दबाना है, शिफ्ट दबा के आपने tan दबाना है। तो जब tan का बटन दबाएंगे तो पुश करेंगे तो आपके पास tan इनवर्स बन जाएगा और उसकी वैल्यू आ जाएगी 63.4 डिग्री। ये आपके पास आ जाएगा एंगल ए। अब बच्चों आपने ना तीसरा एंगल फाइंड करना है जो कि आपके पास एंगल सी है। ठीक है, ये अब जो एंगल आपके पास हो चुके हैं ना क्लियर, अब मैं उनको जरा लिखता हूँ। ये आपके पास, इनको जरा मैं रिमूव कर दूं ताकि ये आपको कंफ्यूज ना करें ये चीजें। अच्छा, अब बच्चों एंगल ए आपका ओके हो गया, एंगल ए फाइंड कर लिया और एंगल बी पहले से हमारे पास था। अब हमें फाइंड क्या करना है, अब हमें एंगल सी फाइंड करना है। ठीक है, तो एंगल सी फाइंड करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, एंगल सी या एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे चलो कर देता हूँ। ये बच्चों आपने इसको उधर उसी के नीचे लिखना है, जो जहाँ पे आपने ये मेजर एंगल ए फाइंड किया ना, इसके नीचे लिख लेना। यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं यहाँ से वैल्यूज यूज कर सकूं। चले अगर आप कहते हो तो मैं भी वहां पे लिखता हूँ। ठीक है, एक सीक्वेंस मेंटेन रहेगी। अच्छा जी, अब आप देखें, मैं लिखूंगा, आप लिखें यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, तो अब मैंने लिखना है यहाँ पे मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल सी इज इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, आपने दोनों एंगल्स को प्लस किया और इक्वल लिख दिया 90 डिग्री के। और मेजर एंगल ए हमने फाइंड कर लिया बच्चों 63.4 डिग्री प्लस मेजर एंगल सी हमने करना है फाइंड। तो 63 को आप दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे, राइट साइड पे जब लेकर जाएंगे तो आप उसका साइन कर देंगे चेंज, मतलब 90 डिग्री माइनस 63.4 डिग्री। जब आप 90 में से बच्चों इसको माइनस करोगे 63.4 को,
तो आपको आंसर मिलेगा 26.6। ठीक है जी, ये आपके पास आ जाएगा मेजर एंगल सी। तो ये आपके पास हो जाएगा क्वेश्चन कंप्लीट।